अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, एक नए अज़्म के साथ, नए हफ्ते के साथ और नए दिन के साथ, और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और जनाब अपनी लाइफ मुकम्मल तौर पर एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आज नया हफ्ता है, नया दिन है, नया वीक है। तो वैसे तो हम लोग अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है, आज बारिश भी बरसी है, सुबह सवेरे ही जनाब अच्छे खासे बादल बरसना शुरू हो गए हैं। मौसम खुशगवार है, लेकिन एक तरफ ये वाला मौसम है और दूसरी तरफ उन लोगों का मौसम है जो कि बहुत ज़्यादा अफसरदा है, बहुत ज़्यादा चीखों पुकार में गुजर रहा है। मैं बात कर रही हूँ फ़लस्तीन के हवाले से, और फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अब तक ये जंग जारी है। गज़ा पर इसराइल की इंसानियत से गिरी हुई हरकतें मुसलसल जारी हैं इस वक्त भी, और मुसलमानों के ऊपर मुसलसल बमबारी की जा रही है। अब तक 1800 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 4,23,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। और दर्दनाक ख़बर ये है कि 2,500 से ज़्यादा मकान तबाह कर दिए गए हैं इसराइली फ़ौज की तरफ से, और 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल्स में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को वार्न भी किया है, मगर उसके बावजूद इसराइल ढिठाई पर जो है ना वो जनाब इस वक्त आया हुआ है, और गज़ा का मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ से मुहासरा किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि खुराक, पानी, अद्वियात, इवन दो कि जो पेट्रोल है उस तक की रसाई मुकम्मल तौर पर उन पर बंद कर दी गई। और ये कशीदगी, ये कठिन सूरत हाल सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रही है, बल्कि मशरिक़ वस्ता से बाहर तक ये फैल चुकी है। मगर मुसलमानों के लिए खुशी की बात यह है कि इस इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ अब शिया और सुन्नी एक पेज पर आ चुके हैं। हर कोई जहाँ जहाँ पर मुसलमान बसते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं जनाब, वो अब यकजा हो चुके हैं पूरी तरीके से। वो जनाब एक पेज पर आकर और फ़लस्तीनियों, अपने भाई बहनों के हवाले से आवाज़ उठा रहे। इवन दो कि सऊदी अरब और ईरान भी मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, और तमाम मुसलमानों के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अल्लाह की मदद हम सबको चाहिए भी और ज़रूरत भी है। इसलिए मस्जिदुल हराम समेत तमाम मसाजिद में हमने देखा कि जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर ख़ुसूसी दुआएं भी मांगी जा रही थी, और अभी भी मांगी जा रही है। जबकि पाकिस्तान के भी जितने भी छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। लबनान, इराक, उर्दन, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, कनाडा, इवन दो कि जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर जहाँ जहाँ भी मुसलमान बसते हैं, लाखों शहरी सड़कों पर निकले हैं और कि वो इस इसराइली जारहियत की मजम्मत कर सके और जो मज़लूम फ़लस्तीनियों का मुकदमा आलमी सतह पर उठा सके। तो जनाब हम सबको इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह फ़लस्तीनियों और मस्जिद अक्सा की हिफाजत ज़रूर फरमाए, और वो करेगा, वो ज़रूर इनकी मदद करेगा, हम सब की मदद करेगा। हमारी दुआएं जो हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं, उन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ हैं, उन ख़वातीन के साथ हैं, उन माओं के साथ हैं जो इस वक्त वहाँ पर ये जंग लड़ रही हैं और उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। ये हम सबको पता है, पूरे दुनिया को पता चल चुका है कि इस वक्त जहाँ पर बमबारी की जा रही है, उन कैंप्स में जहाँ पर ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पर बच्चे जहाँ पर पनाह गुज़ीन हैं, वहाँ पर टारगेटेड किलिंग की जा रही है, टारगेटिंग बमबारी की जा रही है कि उनकी नस्ल कुशी की जाए, कि ना ही ख़वातीन होंगे और ना ही बच्चे होंगे, और आगे उनकी तादाद नहीं बढ़ेगी और उनकी नस्ल आगे नहीं परवान चढ़ेगी, तो इनकी नस्ल कुशी की जाए। और ये जंग के जो रूल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है इसराइल की तरफ से, और पूरी दुनिया फिर भी हम देख रहे हैं कि खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई इसराइल को कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने तौर पर इस हवाले से इस इशू को हाईलाइट कर सकते हैं, जितनी हो सकती है इसकी मजम्मत कर सकते हैं और रैलीज़ निकाल सकते हैं। एहतजाज भी हुए, हमने देखा कि पिछले हफ्ते ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों और
इनके साथ इजहार यकजहती के हवाले से रैलीज़ निकाली गई, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से भी उन्होंने रैलीज़ निकाली, एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया कि इसराइल जो बर्बरियत दिखा रहा है, जो बमबारी कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उसको रोका जाए और अक़वाम मुत्तहिदा ख़ास तौर पर इस हवाले से कोई इनिशिएटिव ले, कोई इक़दाम ज़रूर उठाए ताकि जो फ़लस्तीनी जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। तो हम जनाब आगे बढ़ते हैं। जनाब आजकल बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि बच्चों और वालिदैन के दरमियान एक दोस्ताना माहौल हो, जिससे वो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बच्चों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से बच्चे अपने मसाइल या जो अपनी ख्वाहिशात होती हैं ज़िंदगी की वो खुलकर सामने नहीं बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को या अपने वालिद को। और कुछ पेरेंट्स की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब बच्चों को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, उनके साथ वालिदैन जैसा ही सलूक करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट माहौल में रखना चाहिए। जितनी आपके उनके साथ रिलैक्सेशन होगी, जितनी फ्रेंडशिप होगी, दोस्ताना माहौल होगा, उतने बच्चे बिगड़ना शुरू हो जाते हैं या जो है गलत सोसाइटी में बैठते हैं या गलत चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो मिथ्स हैं या ये जो बातें बनी हुई हैं हमारे माशरे में, ये कितनी सच्चाई है इसमें और कितनी हकीकत है। और दूसरा कि हम ये तो देखते हैं कि जनाब ख़वातीन जो होती हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर वही ज़्यादातर बच्चों की तरबियत कर रही होती हैं, परवरिश कर रही होती हैं, और फादर जो होते हैं हमारे वो ऑब्वियसली बाहर कामकाज पे अपने ऑफिसेज़ में गए हुए होते हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत के अंदर बाप का किरदार कितना अहम है और कहाँ कहाँ पर उसे अपना अहम रोल अदा करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जिससे मैंने बात की कि आजकल बड़ा ज़रूरी होता जा रहा है कि बच्चों के साथ हम लोग एक दोस्ताना माहौल रखें, एक इन्वायरमेंट इस तरह का हो वालिदैन का और बच्चों का और घर का ख़ास तौर पर, कि जहां बच्चे कुछ भी अगर करके आ रहे हैं बाहर से तो वो एटलीस्ट अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ वो डिस्कस कर सके, वो कम्युनिकेट कर सके कि हमारे से अच्छा ये गलती हो गई है या ये अच्छी चीज़ हम करके आए हैं। हमारे बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि हम अच्छी चीज़ तो आके बता देते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत करके आए होते हैं तो वो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाते हैं। इसकी क्या वजह है और इसकी कितनी ज़रूरत है कि हमारे घर में दोस्ताना माहौल होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच मैडम। ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है और आमतौर पे अंडररेट किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पेरेंट्स में और औलाद में कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बच्चा बाहर के लोगों के हाथों में खेलेगा। वो अपने सीक्रेट्स घर में डिस्कस करने की बजाय बाहर डिस्कस करेगा, अपने मसाइल घर में नहीं बताएगा, बाहर ज़हनी उलझनों का शिकार रहेगा। लेकिन इससे जब आप लफ्ज़ दोस्ताना का नाम देते हैं तो इसमें समझना चाहिए कि बोल्डनेस में और बदतमीजी में, दोस्ती में और गुस्ताखी में, एहतराम में और खौफ में एक बारीक सी लाइन होती है। बाज़ वालिदैन जबरदस्ती बच्चे से एहतराम करवाना चाहते हैं खौफ के जरिए। खौफ और चीज है, एहतराम और चीज है। बाज़ बच्चे वालिदैन से दोस्ताना रवैया रखना चाहते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि दोस्ती में और गुस्ताखी में बहरहाल थोड़ा सा फर्क होता है। हम कहते हैं कि बच्चा हर बात हमसे करे, बिल्कुल करनी चाहिए, ये बोल्डनेस है, लेकिन बोल्डनेस और बदतमीजी और यार पापा क्या हाल है, इट डजंट लुक गुड। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस कम्युनिकेशन गैप को हमें खत्म करना है। हमें बच्चे को मोहब्बत देनी है और उसे एहतराम लेना है, डर नहीं लेना। जिस चीज की बात कर रहे हैं ना कि दोस्ती होनी चाहिए, असल में हम दोस्ती का यूं समझे एक लफ्ज बेहतर करते हैं कि पेरेंट्स में और बच्चों में ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि दोस्ती लफ्ज किसी और तरह की तरह में ले जाता है। मेरा बच्चे मेरे दोस्त हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह की मेरे बच्चों के क्लास फेलो उनके दोस्त हैं, अगर मैं अपने आप को उस कैटेगरी में रखूंगा तो फिर वालिदैन की क्या जरूरत है, वालिदैन तरबियत कैसे कर पाएंगे उसकी। तो आई थिंक कि इसके लिए बेहतर लफ्ज है ट्रस्ट बिल्डिंग, कि वालिदैन और बच्चों में ऐसा ट्रस्ट हो कि बच्चे अपने तमाम मसाइल अपने वालिदैन के साथ डिस्कस कर सके और वालिदैन भी जिन उलझनों का शिकार है, अगर बच्चे की तालीम पे अखराजात बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाप अकेला सर पकड़ के बैठा हुआ है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उसे भी डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ कि बच्चे थोड़ी मेहनत करो, स्कॉलरशिप लेके आओ, थोड़ा सा मेरा बर्डन कम हो, शाम को तुम ट्यूशन पढ़ानी शुरू करो, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये टू वे है बेसिकली। और जितनी बेहतर कम्युनिकेशन होगी
उतने फासले कम होंगे। जब फासले कम होंगे, बेहतर कम्युनिकेशन होगी, तो घर वो आइडियल घर बनेगा जिसका हम किस्सों कहानियों में जिक्र सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जन्नत बन जाएगा आपका घर, आपका माहौल। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली। दूसरा जिस तरह मैंने बात की है, एक तो वालिदैन की बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है, रोल होता है। दूसरा फादर फिगर का, वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल है एक वालिद का, बिकॉज हमारे घर में अगर लड़के होते हैं तो ख़ास तौर पर वो अपने फादर को रोल मॉडल समझते हैं और फादर की जो भी आदत होती हैं उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर फादर जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो भी उन लड़कों में, उन बच्चों में कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है जैसे जैसे वो ग्रो अप होते जाते हैं। तो फादर के किरदार को किस तरह आप एलेबोरेट करेंगे और उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं कि उन्होंने इस तरीके से बच्चों की नशोनुमा करनी है या उनकी तरबियत करनी है कि इस तरह के जो एलिमेंट है गुस्से के, अग्रेसिवनेस के, इन ये चीज़ें उनमें ना जाएं? जी मैडम, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। अब देखें कि वालिद जो है वो बच्चे के लिए एक हीरो होता है। जैसा आपने कहा कि वो उसकी हर चीज को कॉपी करना चाहता है। अगर वालिद की कम्युनिकेशन अच्छी है, वो घर के बाकी मेंबर्स को, मिलने वाले को इज्जत, एहतराम और मोहब्बत देता है, तो बच्चा ये सीखता है कि जिनसे बातचीत की जाए उन्हें इज्जत, एहतराम और मोहब्बत दी जाए। अगर वालिद का रवैया अग्रेसिव है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, बात बात पे वो ऊंची बोलता है, शाउट करता है या हाथ उठाता है, तो बच्चा ये सीखता है कि इस तरह की सिचुएशन में यही रिस्पॉन्स सबसे बेहतर है जो मेरा हीरो, मेरा रोल मॉडल, मेरा वालिद अख्तियार करता है। एक्चुअली हमें हर सिचुएशन में बच्चों के सामने रिएक्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि बच्चा इस वक्त हमारे रिएक्शन से ये सोचेगा कि इस तरह की सिचुएशन में मुझे अपना रद्देमल कैसा देना है। अगर आपने चिड़चिड़ा होकर शाउट की तो बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा होकर ऐसे रद्देमल में शाउट करेगा। लेकिन अगर आपने मामले को सुलझाने की कोशिश की, मामले को दूसरे एंगल से देखने की कोशिश की, अपनी कम्युनिकेशन के जरिए मामले की संगीनी को कम करने की कोशिश की, सॉल्यूशन की तरफ गए, तो बच्चा देखेगा क्या जबरदस्त मेरे बाप की हिकमत अमली थी, मैं भी आइंदा से यही हिकमत अमली इख्तियार करूंगा। घर आने वाले मेहमानों को ले लें, अगर वालिदैन का, माँ और बाप दोनों का, अगर उन्हें देख के चेहरे पे बल पड़ते हैं तो आने वाले दिनों में बच्चे के चेहरे पर भी बल पड़ा करेंगे। अगर घर में फुफी, चचा, ताया या खाला किसी एक कैरेक्टर को डिस्कस किया जाता है नेगेटिवली, तो आने वाले दिन में आप समझ लीजिए कि बच्चा भी शादी के बाद उन्हीं रिश्तों को डिस्कस किया करेगा। तो जो आप चाहते हैं कि बच्चे करें वो बीज आपको बोना होगा, और कुदरत का असूल है कि जो बोगे वो काटोगे। अगर आप मोहब्बत, ईमानदारी, अखलास, कर्टसी, एम्पैथी, दूसरों की मदद करना, अगर आप अपने बच्चों के सामने ये वाला बीज बोएंगे तो आने वाली जिंदगी में यही फसल काटेंगे। अगर इसके वाइस वर्सा करेंगे तो फिर आपको बदतरीन हालात के लिए तैयार भी रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर आरिफ, ये भी एक बड़ा कॉमन सा कह लें कि एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है, ख़ास तौर पर जब फादर फिगर घर में आते हैं, फादर्स घर में आते हैं काम काज से, तो वो माओ को ख़ास तौर पे कहते हैं कि यार बच्चों को संभालो, तुम क्या कर रही हो, शोर मचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं थका हुआ आया हूँ, मैं काम करके आया हूँ, अब मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, माओ को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जब जैसे जैसे बच्चे इस माहौल में परवरिश पाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो उनके माइंडसेट में कहीं ना कहीं रह जाता है कि हमारे बाप के पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। तो जब बड़े होते जाते हैं, जब बाप को उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो तब बच्चे उनके पास नहीं होते हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैडम, एक बात तो जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जो बोगे वो काटोगे। जो वालिदैन आज अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, वही बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन को वक्त नहीं देते। फिर वालिदैन कुरान पाक से आयात और हदीस के हवाले ढूंढ के लाते हैं कि माँ बाप को वक्त दिया करो, माँ बाप का एहतराम किया करो। वो सारी हवाले देते हैं, जबरदस्ती अपना एहतराम करवाना चाहते हैं। बच्चों को करना तो चाहिए, लेकिन वालिदैन ने अपने एंड पे अगर ये देखें कि जब वो जवान थे, बच्चे छोटे थे, क्या उन्होंने उस वक्त उन्हें टाइम दिया, उनके साथ उनकी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, उनकी खुशियों को सेलिब्रेट किया, उनके साथ खिलखिला के हंसे, उनके साथ ग्राउंड में गए। जब बच्चा बीमार हुआ तो उसे डॉक्टर के पास ड्राइवर लेके गया कि आप खुद लेके गए? अगर ड्राइवर के हाथ भेजा तो बच्चे को समझ आ गई कि अगर घर को की मेंबर बीमार हो तो अपनी मसरूफियात को कुर्बान नहीं करना, ड्राइवर के हाथ भेज दो। फिर बच्चा भी बड़ा होकर ड्राइवर के हाथ आपको डॉक्टर के पास भेज दिया करेगा। तो आप अगर वक्त देंगे तो आने वाले दिनों में वक्त लेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देख लें, आजकल जितनी टफ लाइफ हो चुकी है लोगों की ख्वाहिशात की वजह से, उनकी इतने ज्यादा ख्वाहिशात बढ़ चुकी हैं कि अब उन्हें पूरा करने के लिए जो घर का मर्द है, कफील है, खा वो मर्द है, खा वो औरत है, खा वो दोनों, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है। अब जब वो घर आते हैं तो वो ऑफिस की स्ट्रेस भी साथ लेके आते हैं, आने वाले दिन की स्ट्रेस भी साथ लाते हैं, और घर में जो मामला चल रहे हैं उन्हें भी उन्हें फेस करना पड़ता है। True.
इस सब का हल यही है कि घर में, जिसकी हमने स्टार्ट से बात की थी, कि ट्रस्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वालिद बच्चों को बता सकता है, बीवी को बता सकता है कि जब मैं घर आता हूं तो मुझे 1 घंटा सोने के लिए चाहिए होता है, मुझे 1 घंटा फ्रेश होने के लिए चाहिए होता है, मैं 1 घंटा तनहा बैठना चाहता हूं। बच्चे, माँ बाप तीनों मिल के घर के लिए ज़ाब्ते बना सकते हैं, घर के असूल बना सकते हैं, प्लेयर टाइम बना सकते हैं अलहदा से, टीवी टाइम अलहदा बना सकते हैं, फैमिली टाइम अलहदा बना सकते हैं, और रेस्ट टाइम अलहदा बना सकते हैं। लेकिन जब आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आपस में ट्रस्ट नहीं होगा, तो हर आदमी अपनी मनमानी, अपनी मर्जी करना चाहेगा, फिर नतीजा वो निकलेगा जिसकी तरफ आपने इशारा किया था। हम्म। अच्छा, दूसरा, अगर आजकल के नए बच्चों की बात करी जाए, नए जनरेशन की बात कर ली जाए डॉक्टर आरिफ, टीनेजर्स की बात कर ली जाए, तो 1 से 2 दफ़ा अगर उनसे सवाल पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, कहाँ पर गए, कितना लेट क्यों आ रहे हो, तो बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं। तो क्या ये पूछने का तरीका हमें चेंज करने की ज़रूरत है, वालिदैन को चेंज करने की ज़रूरत है, या क्या करने की ज़रूरत है कि बच्चे ऑफेंड भी ना हों और जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो भी हो जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो हमें अपने पूछने का तरीका बदलना होगा। दूसरा, बच्चे को शुरू से असल में ये हैबिट डालनी चाहिए कि जब आप घर से बाहर कहीं जाते हैं तो अपनी एक्टिविटीज को शेयर करते हैं। अगर आप लेट हो जाएं तो घर मैसेज करके इत्तला करते हैं ताकि घर वाले परेशान ना हो। अब होता यह है कि बच्चा लेट आया तो उसे पूछा जाता है कि वक्त आने का, तुम्हें कब अकल आएगी? अच्छा, अब बच्चा इसके जवाब में रिएक्ट करता है, वो एम्बेरसमेंट फील करता है। बाज़ वक़्त बच्चे के दोस्तों के सामने वालिदैन उसे डांट रहे होते हैं, बच्चा और ज्यादा एम्बेरसमेंट फील करता है और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है। इन्हीं चीजों को बेहतर तरीके से भी कहा जा सकता है कि बेटे आज तो आपकी मसरूफियात बाहर बहुत ज्यादा थी, माँ बाप बहुत परेशान थे। बस अब बच्चा खुद ही समझ ले इस बात को कि क्या हो रहा है। इसी फिक्रे को कई तरह के अंदाज में कहा जा सकता है, लेकिन हमने इसका उलट डांट टपट को अपना हक समझ लिया और प्यार को हमने समझा कि ये तो बस दिल करे तो कर ले, वरना डांटना हमारा हक है। मैं यहाँ पे एक हदीस कोट करना चाहूंगा। आमतौर पे बड़े बच्चों को बताते हैं कि बड़ों का अदब करना तुम पे फर्ज है, और हदीस का वो टुकड़ा है वो अदबिरु अबाउकुम। लेकिन इसी हदीस का दूसरा टुकड़ा है वह अक्रिमु औलादकुम, अपनी औलाद की इज्जत करो। पहला टुकड़ा कहता है अपने बड़ों का अदब करो, और दूसरा हिस्सा ये कहता है अपनी औलाद की इज्जत करो, तकरीम करो। इसका मतलब है कि आपको उनसे गुफ्तगू करते हुए, उनके दोस्तों से बात करते हुए, घर में उनसे बातचीत करते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप बच्चे की इज्जत नफ्स को तो मजरू नहीं कर रहे, आप समझाने के चक्कर में उसकी पर्सनैलिटी को क्रश तो नहीं कर रहे। लेकिन ये चीज़ हमारे घरों में नहीं होती डॉक्टर आरिफ, के हमारे मेहमान भी इवन दो बैठे हुए होते हैं, रिश्तेदार भी आए होते हैं, तो माँ बाप जो है उनके सामने बच्चों को झड़क भी देते हैं और जी बुरा भला भी बोल देते हैं, और दूसरे बच्चों के सामने ख़ासतौर पर जो रिश्तेदार होते हैं, फिर वो बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करते हैं कि आप हमारा जो कंपैरिजन है वो किसी और के साथ क्यों कर रहे हैं। क्या ये कंपैरिजन करना बनता है हमारे वालिदैन का? मैडम, कंपैरिजन में ऐसे है कि मैं आपको एक बड़ा मजे का वाकया भी सुनाता हूँ साथ, इसके आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। बच्चों में या बड़ों में दो पर्सनैलिटी टाइप होती है, एक होते हैं मैचर्स, एक होते हैं मिसमैचर्स। मैचर्स को मोटिवेट करने के लिए कहा जाता है कि देखो तुम्हारे खाला के बच्चे ऐसे हैं, तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए, तुम्हारे चचा के बच्चों ने इतनी मेहनत की, वो इतने मुअद्दब बच्चे हैं, इतने ओबीडियंट हैं। वो मैचर उन चीजों को मैच करके उन चीजों को खुद में पैदा करने की कोशिश करते हैं। हाँ। दूसरी पर्सनैलिटी होती है मिसमैचर, जो दूसरों से हट के कुछ करना चाहते हैं। जो खाला ने, मामू ने, चचा के बच्चों ने किया वो नहीं करना चाहते, वो अपना हाथ अलहदा से मनवाना चाहते हैं, वो मुनफरिद होते हैं। तो ऐसे ही एक मिसमैचर बच्चे को उनकी वालदा बार बार कहती थी कि देखो तुम्हारी खाला के बच्चे ऐसे हैं, तुम्हारी खाला के बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतने ओबीडियंट हैं, उनकी गुफ्तगू कितनी अच्छी है। तो तंग आके एक दिन बच्चों ने कहा कि ऐसा करें, आप हमें खाला के घर छोड़ें, खाला के बच्चे अपने घर ले आए। अच्छा, दूसरा, जी जी कीजिए अपनी बात। तो बच्चे की पर्सनैलिटी के मुताबिक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। ये 2 जमा 2 4 नहीं है। बच्चे एक नाजुक आबगीना होते हैं, नाजुक शीशा होते हैं, उन पे बाल पड़ जाए तो सारी जिंदगी वो निशान दूर नहीं होता। पहले बच्चों की पर्सनैलिटी को समझें, उसकी टाइप क्या है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करें, क्योंकि आप बड़े हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे को सही रास्ते पर चलाना। अच्छा, दूसरा जिस तरह आपने पर्सनालिटी के हवाले से बात की डॉक्टर आरिफ की, पर्सनालिटी किस तरह बिल्ड करनी है, और ये हमारे घर से ही हो रही होती है। बच्चा छोटा सा बच्चा होता है ना, तभी उसकी पर्सनालिटी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, हमारे घरों में एक ना पॉकेट मनी का बड़ा तस्करा होता है कि अच्छा बच्चा इतना होगा तो स्कूल गोइंग होगा तो इतनी पॉकेट मनी मिलेगी, कॉलेज में जाएगा इतनी मिलेगी, यूनिवर्सिटी में अगर वो खुद से नहीं कर रहा तो फिर भी उसको पॉकेट मनी दी जाती है। तो ये जो पॉकेट मनी का सीन होता है, क्या इसको किस तरह इसका तायुन करना
करना चाहिए, ये हमारी जो बच्चे की पर्सनालिटी है उसको किस तरह बिल्डअप करता है? मैडम पॉकेट मनी जो है इसका सबसे पहला तो देखना पड़ेगा कि वालिदैन की कैपेसिटी क्या है। अगर आप दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे कि फलाने का बच्चा इतने पैसे लेके आता था उस क्लास में, यूनिवर्सिटी जाता है तो इतने पैसे लेके जाता है, तो मेरा बच्चा भी इतना ही लेके जाए, तो ये सबके लिए मुमकिन ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, पॉकेट मनी दे तो देते हैं सारे, लेकिन पता नहीं उसके पीछे कॉन्सेप्ट का पता है कि नहीं पता। वो मनी मैनेजमेंट सिखाने का कॉन्सेप्ट है। बच्चे को आपने 500 रुपया दिया, 200 रुपया दिया, और वो उठ के जाके शॉप पर जाके ऊल फूल जो कुछ भी लेके आ गए, पैसे खत्म हो गए, तो फिर पॉकेट मनी का मकसद भी खत्म हो गया। पॉकेट मनी बेसिकली उसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने की तरफ पहला कदम है। बच्चे को बताया जाए कि अखराजात क्या होते हैं, बचत क्या होती है, कुछ चीजों को सेक्रीफाइस किया जाता है। एक चीज तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारी पॉकेट मनी से बहुत ज्यादा है, तो तुम 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की पॉकेट मनी थोड़ी थोड़ी सेव करो ताकि तुम उसे ले सको। उस पॉकेट मनी से दूसरों को शेयर भी करवाया जाता है, छोटे बहन भाइयों के लिए चीजें भी लाई जाती हैं, पॉकेट मनी से चैरिटी भी करवाई जाती है, पॉकेट मनी से छोटे छोटे अपनी जरूरियात खुद पूरी भी की जाती हैं। ये पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट तो ये था कि बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखे, मगर हमने उसे वो 100-500 का जो नोट देना शुरू किया डेली या मंथली, चंद हजार देने शुरू किए, वो इसलिए देने शुरू किया कि मेरी जान छूट जाए, रोज मुझसे पैसे ना मांगे। तो अगर पॉकेट मनी दे रहे हैं तो उस पॉकेट मनी के कॉन्सेप्ट को भी तो उसके अंदर डालें। और दूसरा तब जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटी में जाके भी हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि सर पॉकेट मनी देनी चाहिए। देखें, बच्चा इंडिपेंडेंट कब होगा? अच्छा, बच्चे को मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं देना चाहिए पॉकेट मनी? क्या कहा आपने? मैंने कहा यूनिवर्सिटी में नहीं देनी चाहिए पॉकेट मनी। देखिए, मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ हालात है ना। मैं ये कह रहा हूँ बच्चा यूनिवर्सिटी में गया है, हाँ तो 20-22-24 साल का लड़का या लड़की है, हाँ। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो ऑनलाइन किसी को पढ़ा सकता है, घर में किसी को लाके पढ़ा सकता है। वो अपना इंडिपेंडेंट कब होगा? वो वालिदैन के साथ शेयरिंग कब करेगा? अगर वो उसके वालिदैन अच्छे दफ्तर जाके 1 घंटा बैठा करे, वो पॉकेट मनी लेने की बजाय पैसे अर्न करे। अगर उनके वालिदैन का बिजनेस है, वो शाम को 1 घंटा बैठे, वहां से स्टाइपेंड ले अपने लिए, ऑनरेरियम ले। अगर वो पढ़ाता है तो शाम को 1 घंटा की ऐसी एक्टिविटी करे, वहां से माइनस की रकम जनरेट करे, कुछ करे, ताकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मेरी जिम्मेदारियां भी तो है ना। कुछ भी नहीं करता, पैसों की जरूरत भी नहीं है, तो वो कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को। अपना 1 घंटा सोसाइटी के लिए, आधा घंटा हफ्ते में 1 घंटा निकाले, ताकि उसे पता हो कि मेरी जिम्मेदारियां भी हैं, खाली हुकूक नहीं है मेरे, मैंने कुछ देना भी है सोसाइटी को। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिपेंडेंट करना चाहिए उन्हें इस एज में खास तौर पर। अच्छा, दूसरा डॉक्टर आरिफ साहब ये मुझे बताइएगा, जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बच्चे कहते हैं जी अब हम ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हमारी एक अलग कम्युनिटी है, दोस्तों के साथ हमने घूमना फिरना है, टाइम स्पेंड करना है। क्या ये जो तफरी के लिए बच्चे बाहर जाते हैं या टीनेजर्स बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटी में, जब ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ, तो क्या इस टाइम का तायुन करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए क्या, या फिर उन्हें फ्री हैंड दे देना चाहिए? मैडम, बच्चे रोबोट नहीं है, जिस तरह आप रोबोट नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि रोजाना सुबह 9 बजे आपने मुस्कुराया करना है और 10 बजे आपने सीरियस हो जाया करना है, आपसे कहा जाए कि आपने घर में कॉल करने के लिए 5 मिनट का टाइम है, इसके अलावा नहीं किया करना, तो आप कितना एम्बेरेस और अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करेंगे। हाँ जी। असल चीज है बच्चे को सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग देना। बच्चे को ये पता खुद होना चाहिए कि कौन से औकात, कौन से लोग, कौन सी एक्टिविटीज मेरी फैमिली अकदार के मुताबिक हैं, हमारी दीनी अकदार के मुताबिक हैं, सोसाइटी के खिलाफ नहीं है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनसे मुझे हर हाल में गुरेज करना चाहिए। इसके शेड्यूल में, एक्टिविटीज में, उसके दोस्तों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब तक वो लोगों से मिलेगा नहीं, उसकी लड़ाइयां नहीं होंगी, वो लोगों की जेलसी नहीं देखेगा, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, उस वक्त तक वो एक बेहतर सोसाइटी का टीम प्लेयर कैसे बन सकेगा? सोसाइटी में उसे बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को बचा के रखेंगे इन तमाम मसाइल से, तो बच्चा कभी भी एक मजबूत तवाना मर्द के तौर पर या तवाना खातून के तौर पर सोसाइटी में मूव नहीं कर सकेगा। हमें बच्चे की तरबियत करनी है, तरबियत के लिए उसे उबलते हुए पानी में डालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मैं थोड़ी सी उनकी ना एजुकेशनल करियर के हवाले से ही पूछना चाहूँगी कि बच्चे स्कूल तक तो कह रहे होते हैं कि ठीक है, जो हमारे वालिदैन कहेंगे हम वही पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स जो है ना ऑप्ट करेंगे। फिर हम आगे जब इंटर में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तब भी बच्चों का इंटरेस्ट और होता है डॉक्टर आरिफ, लेकिन वालिदैन जो है वो और इंटरेस्ट के हामिल होते हैं कि आप इस फील्ड को ऑप्ट करें।
तो वो कहते हैं या तो डॉक्टर बनो, या फिर इंजीनियर बन जाओ, या फिर बीबीए कर लो, अकाउंटिंग में चले जाओ, ये सारी फील्ड्स वो ज़्यादातर कहते हैं। आर्ट्स को तो ख़ास तौर पर वो कहते हैं जी यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है, आपका फ्यूचर ही नहीं है, वो मायूब समझते हैं। तो बच्चे का इंटरेस्ट लेवल देखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब बच्चा अपने माँ बाप के प्रेशर में आके वो फील्ड तो ऑप्ट कर लेता है, लेकिन जब उसमें सक्सेसफुल नहीं होता, जब वो मयारी जो चीज़ें हैं या जो ग्रेड्स हैं वो नहीं लेकर आता, तो फिर माँ बाप की तरफ से भी दोबारा प्रेशर आता है कि तुम तो पढ़ नहीं रहे, हमारे तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो इस चीज़ का कितना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, और उनको कितना फ्री हैंड देना चाहिए कि वो अपने जो उनसे सब्जेक्ट्स चूज करना चाहते हैं वो कर ले। मैडम, इसके 2-3 पहलू हैं आपके सवाल के। पहला पहलू जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो ये है कि कुछ फैमिलियों में, बल्कि अक्सर फैमिलीज में, वालिदैन जो अपने ख्वाब पूरे नहीं कर सके होते वो अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बीबीए, अकाउंटेंट, जिस तरफ आपने इशारा किया, वो खुद वो कर नहीं सके, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना ख्वाब अपने बच्चों के सर पे पूरा करूं। फिर बच्चे वो नहीं करते, वो अपने बच्चे पे वो ख्वाब डाल देते हैं। एक वजह तो इसकी ये है। दूसरी वजह ये है कि वालिदैन ने जिंदगी के तलख और सब सारे मौसम चखे होते हैं। उन्हें पता होता है कि पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैशन के साथ साथ रोजी रोटी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पैशन के लिए कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान में वो आपको रोजी रोटी नहीं दे सकती। मसलन स्पोर्ट्स को ले लें, आपके जो स्पोर्ट्स एम्बेसडर्स हैं, क्रिकेट को ले लें, क्रिकेट के जो चंद नाम हैं बड़े बड़े, उन लोगों के लिए कितने बड़े रोल मॉडल है स्पोर्ट्स पीपल के लिए। मगर सवाल है कि 30 करोड़ लोगों में से 100 लोग सिर्फ कमाते हैं ना क्रिकेट से, 200 कमाते हैं या 500 कमाते हैं जी। आप वहां तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी को फोटोग्राफर बनने का बहुत शौक था। उनसे हमने बात की जाके कि भी बेटी फोटोग्राफर तू बनेगी जब, तू किन लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाएगी, कितनी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, तू ऐसा करके तू काम और कर और फोटोग्राफी को बतौर पैशन, बतौर शौक अडॉप्ट कर ले। तो वालिदैन इन चीजों को भी देख रहे होते हैं कि इसकी आगे जरूरत भी होगी कि नहीं होगी। कुछ जगहों पर बच्चे ठीक होते हैं, बच्चे इस तरह ठीक होते हैं कि जो नए हॉरिजन खुल रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज, नई एवेन्यूज जा रहे हैं, वालिदैन को पता ही नहीं कि इस वक्त दुनिया किस तरफ जा रही है। एआई ने जो इनकलाब बर्पा कर दिया, कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने और बेशुमार चीजों ने जो तब्दीलियां लाई हैं, अब दुनिया उसके ऊपर चल रही है। आज भी कई वालिदैन को नहीं पता कि ऑनलाइन काम की होता है। वो पूछते हैं कि ये क्या बात होती है कि घर बैठ के कहते लैपटॉप में बैठ के क्या कर रहे होते हो, बेडरूम में बैठ के कौन सा काम है, यहाँ पर कौन सा काम होता है, ये कौन सी जॉब है। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे सही हैं और वालिदैन को उस चीज का पता नहीं है। अच्छा, जिस तरह वालिदैन बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर एक स्टेज आती है कि बच्चों को वालिदैन को सिखाना पड़ता है, या उन्हें सिखाना चाहिए कि अब्बा जान, अम्मी जान, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिन शोबों की तरफ आप इशारा कर रहे थे वो आउटडेटेड हो चुके हैं। वो लोग कर रहे हैं जो कम ज़हीन है, जो ज्यादा ज़हीन लोग हैं, जो ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, वो इस वक्त इसमें नहीं, इस फील्ड में आ रहे हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ, आपके घर में आपके साथ रहते हुए काम भी कर सकता हूँ। इस काम में मेरी छोटी बहन भी मेरा हिस्सा बता सकती है, ये बता सकते हैं ना उसे। जी जी। तो इसके तमाम पहलुओं को देखना होगा, और ये सब तभी होगा जो हमने जहां से गुफ्तगू स्टार्ट की थी, कम्युनिकेशन। घर में ओपन कम्युनिकेशन होगी और एक्टिव लिसनिंग होगी। हर आदमी अपनी बात कह सकेगा, उसे डिस्कस कर सकेगा और उसकी बात को तवज्जो, बिल्कुल ऐसे ही है। सारी चीजों का जो क्रक्स निकला है वो यही है कि जनाब कम्युनिकेशन जितनी बेहतर आपकी होगी, उतनी अच्छे ताल्लुकात होंगे, उतनी अच्छी चीजें होंगी, आपके घर का माहौल भी होगा। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद थे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन की है। इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जागो लाहौर जनाब, अब हमने बात करनी है अपने तालीमी निज़ाम के हवाले से, और कुछ मसाइल के बाहर है कि जनाब ममालिक में हुकूमतें अपने बच्चों की बेहतर रहनुमाई करती हैं कि किस तरह की फ़ील्ड में उन्हें तालीम हासिल करके अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 4 साल की डिग्री लेते हैं,
इंजीनियरिंग की लेते हैं या बाकी और फील्ड्स की लेते हैं, और फिर जब जॉब करने की वक्त आता है, टाइम आता है, तो मुतल्लिका शोबे में जॉब ना होने की वजह से किसी और फील्ड में उन्हें जॉब करनी पड़ती है। जॉब तो बाद में आती है, ये मरहला तो बाद में आता है। पहले जनाब वो 4 साल की डिग्री लेते हैं, उसके बाद फिर 1-1.5 साल की उन्हें इंटर्नशिप करनी पड़ती है और दोबारा से वो सारी चीज़ें दोहरानी पड़ती है, बल्कि दोहरानी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल पढ़ा होता है, प्रैक्टिकल उस तरह हमें कराया नहीं जाता, और जब हम फील्ड में आते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमने किताबों में पढ़ा है वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है जब हम फील्ड में आके काम करना शुरू करते हैं। 1.5 साल की आपको 1.5-2 साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर जनाब आप देखेंगे, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सीवीज़ भेजेंगे और फिर वहाँ से आपको जॉब अगर मिल गई तो फिर आपका जो एक करियर है वो स्टार्ट होता है। मतलब 4 साल की आपने डिग्री ली, 1-1.5 साल की आपने इंटर्नशिप की और उसमें भी 2 साल लग गए आपको जॉब ढूंढने में, तो 6 साल के बाद एक बच्चा डिग्री हासिल करने के बाद भी वो 6 साल उसको लगते हैं कि वो जॉब ले या अपने करियर में आगे बढ़े। तो ऐसा क्यों है? क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या बच्चे जो डिग्री ले रहे हैं उसकी डिमांड नहीं है हमारी मार्केट में? कि हमारे और ख़ास तौर पर जो इंजीनियरिंग की मैंने बात की है कि मैं भी जब यूनिवर्सिटी में थी तब सुनती थी कि जनाब इंजीनियरिंग वालों को जॉब्स नहीं मिलती है, इंजीनियर्स जो है ना वो डिग्री लेने के बावजूद भी बेरोज़गार रहते हैं, और अब भी वो यही सूरत हाल है। बहुत से लोगों को देखा है कि वो डिग्री कोई और लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो फील्ड में जाते हैं तो वो किसी और फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजह है, क्यों अलमिया है? बहुत से बच्चे टीचिंग ऑप्ट कर लेते हैं, जाके टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत चीज़ है, आपने जो डिग्री ली है उसका फिर फ़ायदा क्या है, आज हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस चीज़ को हम बदल सकते हैं कि जो डिग्री हमने ली है क्या उसकी डिमांड है भी या नहीं है। ये जो गैप आ रहा है हमारे एजुकेशनल सिस्टम में और मार्केट में, इसको किस तरह फुलफिल किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अल्ताफ़ खान साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर तालीम है, एजुकेशनिस्ट हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने बात की है कि ये भी एक डिमांड और सप्लाई का चेन है कि अगर आपकी मार्केट में डिमांड जिस चीज़ की है आपको उसी तरह की सप्लाई देनी चाहिए मार्केट को, लेकिन क्या हम वो सप्लाई दे रहे हैं और वो जो गैप है वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि मार्केट में उस डिग्री की डिमांड है लेकिन हमारे यहाँ बच्चे फिर भी बेरोज़गार हैं? क्या वजह है इसकी? जी हाँ, एक तो ये फ़र्क हमेशा रहता है कि मार्केट डिमांड और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का उनकी ज़रूरत को पूरा करना, लेकिन इसको इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बच्चे बेरोज़गार हो जाएं। जब वो यूनिवर्सिटियों से बाहर आएँ तो उनके पास पता ना हो कि अब कहाँ जाना हो। एक वजह तो शायद हमारी इकॉनमी है जिसकी मतलब जो अच्छा काम इस वक्त नहीं हो रहा उसमें इट्स स्ट्रगलिंग, तो जॉब मार्केट जो है वो छोटी है और स्टूडेंट्स जो है आ रहे हैं। दूसरा ये कि आज से नहीं है, बहुत अरसे से हो रहा है जी। एक वजह तो ये है कि शायद जैसे आपने फरमाया कि इंजीनियरिंग है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास और आपके पास जॉब नहीं है। exactly. तो इसमें तो मार्केट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। एक पहले हुआ करता था कि लोग 2-2, 3-3 MA कर लिया करते थे, जहाँ भी जॉब मिले वहाँ चले। हाँ जी। वो तो अभी मुमकिन नहीं होता क्योंकि आपके पास यही 4 साल हैं, इसमें आपने पढ़ना है। एक तो क्लासिकल है कि आपको मार्केट के साथ बैठना होगा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को। मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटियों और मार्केट का बहुत कम कोलैबोरेशन होता है, मिलते नहीं है। जर्नलिज्म में भी आप देख लें, जो मेरा सब्जेक्ट है तो उसमें भी मार्केट और उसका बहुत डिफरेंस है। एक ये कि इंटरडिसिप्लिनैरिटी जो है वो अगर आप कर रहे हैं कि आप अगर एक डिग्री ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप लिटरेचर में डिग्री ले रहे हैं और आप उसमें बिज़नेस का माइनर ले लें तो आपको सपोर्ट मिल सकती है। तो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस यूनिवर्सिटी के अंदर खुलते हैं। अच्छा। अभी HEC ने 3 क्रेडिट की इंटर्नशिप जो है वो मैंडेटरी कर दी है। तो वो भी एक बात है कि अगर जब वो शुरू होगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो टाइम ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ वो इन्वेस्ट करेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन उसमें यह है कि अगर पेशावर या लाहौर या कराची जैसे शहर में आप रहते हैं तो आपके पास मार्केट है, लाइक देयर इज़ अ होप। लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाते हैं तो आप इंटर्नशिप कहाँ करेंगे? ये बहुत बड़े सवाल आते हैं उसके बारे में। जैसे बिजनेस में कोई डिग्री ले रहा है और किसी छोटे शहर में, तो बिजनेसेस कहाँ होंगे, वहाँ क्या काम करना होगा। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि इसको मार्केट और एकेडेमिया को करीब लाना पड़ेगा और दूसरे डिसिप्लिन्स को भी थिंक ओवर करना पड़ेगा कि हमें कोर्स
को किस तरह ऑफर करना नहीं, लेकिन अल्ताफ साहब मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि जो हमारी मार्केट है, चले लाहौर और कराची की बात कर लेते हैं, जिस तरह आपने कहा कि इसमें इतनी वास्ट है कि यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं, लेकिन क्या इतनी स्पेस है कि जो 4 साल बाद जो लाखों की तादाद में बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उनको जो है वो सीट मिल सके? मतलब हर साल मेरे ख्याल से लाखों बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको सीट मिल जाती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन, और ये आज से नहीं है, पिछले 20-25 साल से चलता आ रहा है। तो किस तरह बेहतर एक तो ये है कि जो एक जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में, जैसे जर्मनी में है कि आप वोकेशनल एजुकेशन जो है उसको एक राइज करते हैं और एक लेवल से, यानी इंटरमीडिएट या ए लेवल जो है वहाँ से आप कुछ बहुत से बच्चे जो हैं उधर चले जाते हैं। सो दे गेट स्किल्स विच आर नॉट एकेडमिक स्किल्स बट रादर प्रोफेशनल स्किल्स। तो हमारे यहाँ वो ट्रैक नहीं है, उसकी शायद बहुत ज़रूरत है। जैसे वोकेशनल जो स्कूल्स हैं वो बनने चाहिए, या यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसे एरियाज़ होने चाहिए जहाँ पे जो स्टूडेंट जो एकेडमिक नहीं बनना चाहते, जो दफ्तरों में, एक तो पाकिस्तान में दफ्तरों में बैठने का रिवाज बहुत है, जॉब सिक्योरिटी एक हकीकत भी है। जैसे आज से 20 साल पहले लोग कहते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, अभी सरकारी नौकरी तो रही नहीं, अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, विच इज़ ब्रेक नेक कंपटीशन। आपको पता है उसमें आप इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन सिस्टम को वहाँ से भी जाके चेंज करना होगा कि सब बच्चे जो हैं जब डिग्रीज लेके आ जाते हैं तो उनके पास तो डिग्रीज होती हैं, दे हैव राइट टू अ जॉब, लेकिन मार्केट में उतने लोग, यानी अगर जर्नलिज्म में साल में शायद लाहौर से हज़ारों बच्चे निकलते हैं तो हज़ारों बच्चों के लिए तो जॉब्स नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही तो बात है। हाँ, तो इट रिमेन्स अ प्रॉब्लम। और तो फिर किस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या फिर एक अपना रोल प्ले करना चाहिए, हमारी हुकूमतों को या HEC को ख़ास तौर पर, कि क्या वो एक पेड इंटर्नशिप लेकर आएँ जिसकी वजह से बच्चे इस साइड पर आएँ, या फिर स्किल बेस्ड चीज़ें हों, डिग्रीज़ हों, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए इस तरह का। जी, असल में एक बात तो ये ना कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पाकिस्तान में एक प्रिविलेज है। अच्छा। यानी इस मुल्क में तकरीबन 1% से भी कम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो मैंने ये देखा है इतने सालों में कि आप एक सेफ स्पेस में आ जाते हैं, कैंपस होता है, अक्सर स्टूडेंट्स कैंपस से बाहर नहीं जाना चाहते। इट्स काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, हर जगह जब आप जाते हैं। एक तो ये कि जो इंटर्नशिप फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र की है, HEC ने भी कहा है कि 3 क्रेडिट्स की होनी चाहिए, एक इंटर्नशिप आप करेंगे उसके क्रेडिट्स होंगे, तो वो काम यूनिवर्सिटी से बाहर जाके बच्चे करें ताकि उनको रियल लाइफ मार्केट का पता चले। हाँ, सेफ स्पेसेस में न जाएं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि आप सेफ स्पेस में न जाएं। जैसे मैं FC में पढ़ाता हूँ तो असाइनमेंट देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि नहीं आप बाहर जाकर डू सम लेग वर्क। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आपको पेड इंटर्नशिप फौरी नहीं मिलेगी, दुनिया के बहुत से मुल्कों में मिलती है लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन आपका कॉन्टेक्ट तो उन 3 सालों में 4 सालों में हो जाना चाहिए। जैसे अब दूसरे साल में इंटर्नशिप की है, आप बाहर गए हैं, देन यू गॉट कनेक्टेड, तो ठीक है वहाँ पे एक, और फिर मेरे ख्याल में एक इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है और HEC के लेवल पे मेरा ख्याल है कि एक डायलॉग होना चाहिए कि ताकि ये स्पेसेस क्रिएट की जा सकें। यूनिवर्सिटियों को खुद भी करना चाहिए और HEC को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि स्टूडेंट्स निकलते रहें, जॉब्स हों, बहुत बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। और बात ये कि फैमिलीज़ की उम्मीदें होती हैं, दे इन्वेस्ट इन देयर चिल्ड्रन। वो तो ये कहते हैं ना कि 4 साल की डिग्री लेगा हमारा बच्चा और फौरन से जो है ना वो उसका करियर बन जाएगा और फिर वो जॉब लगनी उसकी शुरू हो जाएगी और फिर जनाब वो अच्छा खासा कमाना शुरू कर देगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जनाब डिग्री के बाद जब उन्होंने इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद धक्के खाने हैं मार्केट में निकल के, कंपटीशन क्योंकि बढ़ जाता है, उसके लेवल के और भी कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर आए होते हैं उस एक सीट के लिए, वो कंपटीशन बढ़ जाता है, तो उसको अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि फिर जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं बच्चों को जॉब्स नहीं मिलती हैं सर, तो उसके बाद बच्चे कहते हैं अब हम बाहर चले जाते हैं मज़ीद स्टडी करने के लिए, हम बाहर चले जाते हैं, बाहर ही जाके जॉब ढूंढेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमारा करियर जो है वो तबाह हो गया, ये हो गया है। और फिर ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, जितने भी हमारे बच्चे हैं, स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, प्रेफर करते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी से जैसे निकले हम बाहर चले जाएँ। देखिए बाहर की दुनिया में वही बात है कि आपके बेस्ट
माइंड्स जो हैं उनको तो शायद मौका मिल जाए, वो भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ लोग इतना नहीं जाते, लेकिन इस तरह के मुल्क हैं जहाँ लोग जाना चाहते हैं। अब सारी दुनिया के लोग जाना चाहते हैं, चाइनीज़ जाना चाहते हैं, इंडियंस जाना चाहते हैं, पाकिस्तानी, ये बड़ी वर्क फोर्सेज हैं दुनिया में, ये जाना चाहती हैं। लेकिन बात यह है कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो तो ठीक है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स तो वो नहीं होते। बाकी स्टूडेंट्स अब ये मेरी, चूंकि मैं जर्मनी में मैंने पढ़ा है तो जर्मन गवर्नमेंट के साथ बात होती रहती है, तो वो यही कहते हैं कि अंडरग्रेड मत भेजें। अच्छा, अंडरग्रेड स्टूडेंट जब जाता है तो वो कहते हैं फीस नहीं है जिन मुल्कों में, वहाँ चले जाएं, जर्मनी में नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मंथली आपका खर्चा 7 से 1000 यूरोस तक हो सकता है। अच्छा। अब 7 से 1000 यूरोस मीन्स लाइक बहुत ज़्यादा पैसा, और आप 2 साल के लिए फ़र्ज करे जाते हैं, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो आप सोच लें कि कितना पैसा है, लाइक हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। ये भी बहुत ज़रूरी है कि यंग लोगों को बताया जाए कि उनके जो अंडर ग्रेड स्टडीज़ हैं वो पाकिस्तान में ही बेहतर है। अच्छा। जब वो अंडर ग्रेड यहाँ से कर लें और अगर उन्हें बाहर जाना है तो वो अंडर ग्रेड के बाद ग्रेजुएट यानी MS, MPhils और PhDs के लिए बाहर जाएँ, जहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बेहतर होती हैं। और एक बात ये भी है, जहन में रखिएगा कि दुनिया में जॉब मार्केट हर जगह सिकुड़ रही है। वो हो ये रहा है कि दुनिया के जो बड़े दौलतमंद लोग हैं उनके पास पैसा जमा हो रहा है, एंड इवन जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं वो भी क्या वजह है, क्यों सिकुड़ रही है, क्यों ये स्क्वीज होती जा रही है? असल में ये तो कैपिटलिज्म का और ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट है ना, कि जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जैसे अभी कोविड आया तो सारी दुनिया की इकोनॉमीज ने सफ़र किया, लेकिन दुनिया ने कई 100 बिलियनर और पैदा कर दिए, हु वेंट इनटू बिजनेस, अर्न मनी, और उन्होंने इससे फायदा उठाया, बिजनेस में गए ना, एंटरप्रेन्योरशिप। और दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी का जो फ़रोग है ना, जो ऑटोमेशन हो रही है, जैसे आप मीडिया को देख लें, इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है वो उसको जॉब नहीं मिल रही। मीडिया के हवाले से तो अच्छी बात यह है कि आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका बिजनेस मॉडल अलहदा है, वो आपको डायरेक्टली पे करते हैं, इंडिविजुअली आपको पेमेंट मिलती है, दैट्स अनदर स्टोरी। बट हर एक डिसिप्लिन में तो ऐसा नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कम्पीट करना। एग्जैक्टली। तो हमें क्या कुछ नई आपको लगता है कि चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में, HEC को लेकर आनी चाहिए, या बच्चों को अगर अब ग्रेजुएशन में उन्होंने जाना है तो कौन सी फील्ड जो है वो ऑप्ट करनी चाहिए? ये देखिए, जैसे कुछ तो हैं पेट फील्ड हैं कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये अभी 3-4 आ रही हैं। लेकिन आपको पता है कि एक तो ये भी ऐसा नहीं है कि आपको जैसे कि जॉब्स देंगी, ज़रूरी नहीं है, बट देन इट्स ऑल्सो, जैसे हम FC में लिबरल आर्ट्स एजुकेशन सिस्टम है हमारा, तो आप ह्यूमैनिटीज़ में से भी चूज़ करते हैं। HEC में ने भी जो नई पॉलिसी अनाउंस की है उसमें आप जनरल एजुकेशन में जाते हैं, सो यू डू अ माइनर, जिससे ये होता है कि आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में कदम रख सकते हैं। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन ऑफ काउंसलिंग। यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर्स होते हैं, हर स्टूडेंट का एक काउंसलर होता है, लेकिन उस काउंसलिंग के सिस्टम को मजबूत करना चाहिए ताकि वो गाइड करें यंग बच्चों को। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि स्टूडेंट्स अपनी डिग्री पूरी कर चुके होते हैं, उनके ख्याल में उनके क्रेडिट्स पूरे हैं, लेकिन वो डिग्री लेने जाते हैं, उनको पता चलता है कि जी फलां कोर्स तो उनके क्रेडिट पूरे नहीं करता, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब काउंसलर जो हैं, जब हमारे यहाँ FC में तो ये होता है कि आपके पहली जो 100 लेवल क्लास होती है उसका टीचर आपका काउंसलर होता है। सो आपका रोड मैप होना चाहिए कि स्टूडेंट्स कहाँ, फिर स्टूडेंट्स के साथ मुसलसल बात करनी चाहिए और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इंडस्ट्री के लोगों के साथ कि उनको बताएं। और एक ये नहीं है कि अगर मैं जर्नलिज्म में, कोई जर्नलिज्म इंडस्ट्री के लोग ही आएँ, नहीं बिजनेस से आएँ, एग्रीकल्चर से आएँ, क्योंकि जर्नलिज्म भी एक मुसलसल यानी फैलता हुआ मौजूद है। और स्टूडेंट्स को, मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स शुड बी स्मार्ट इन टेकिंग कोर्सेज वो ऐसे स्मार्टली लें कि ताकि उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ताकि वो कम्पीट कर सकें। अदरवाइज मतलब वो मेजर्स में वो चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, तो वो बहुत अच्छा है कि आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हो। जैसे कंप्यूटर साइंस के साथ बिजनेस को लेना जो है ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बारे में लोग कहते हैं ये गीक्स हैं, ये बैठे होते हैं, सो दे गेट सम कोर्सेज इन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में, जैसे बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स, यहाँ लम्स ने भी शुरू किया, FC ने भी शुरू किया, और जगह भी किया। ये लगते तो इतने अहम नहीं है, लेकिन ये बेसिकली मार्केट के हिसाब से बहुत फायदा है इनका। अच्छा। एक तो ये जो भी इनोवेशन आपके जहन में आती है, आप वहाँ पर जाके बताते हैं ये मेरा आइडिया है, इस तरह का। हाँ। एंड सिंस यू आर अ स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो आप बाहर आप मार्केट में जाके वो आइडिया रखेंगे, लोग कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो, फजूल है। बट ऑन कैंपसेस एक तो आपको ट्रेनिंग मिलती है कि आप जब कहीं भी जाते हैं तो यू कैन पिच एन आइडिया, क्योंकि मार्केट में जब आप जाते हैं आपकी क्रिएटिविटी देखी जाती है। जी।
तो आपके पास अगर सिर्फ अपने कोर्स की डिटेल्स हैं एंड यू आर नॉट क्रिएटिव एनफ, तो वो कहेंगे ये तो हमें आता है, ये डिग्री हमने भी ली है। सो आई थिंक देयर आर मेनी वेज। मेरे ख्याल में यंग लोगों पे, और बहुत इंटेलिजेंट है अभी बच्चे, हाँ जी, लेकिन उन पे ये जिम्मेदारी आती है और यूनिवर्सिटियों पे कि उनको गाइड करें कि वो किस तरह अपनी तालीम के 4 सालों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसगाइड हो जाते हैं बिकॉज उन्हें पता नहीं होता कि अच्छा हमने किसी से काउंसलिंग भी करानी है, करियर काउंसलिंग भी कोई चीज़ होती है जो हमने करानी है। उनका ये होता है कि अच्छा 4 साल फुल इंजॉय करो और उसके बाद आपको ना प्लेट में रख के जॉब मिलेगी जैसे ही आप जो है ना गेट से बाहर निकलोगे यूनिवर्सिटी के। ऐसा नहीं होता है जनाब, उससे पहले आपको थोड़े से जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा आपको क्या लगता है कि मार्केट को किस तरह के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि जब बच्चा एक न्यू कमर है, वो मार्केट में जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो उसको हैप्पीली वेलकम करें वो? क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना मार्केट में आते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो मीडिया में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, लॉ में हो सकता है। बहुत से ऐसे वकील भी हमने देखे हैं जो 4 साल की डिग्री के बाद वो जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर उसमें वक्त ज़ाया करते हैं और उसके बाद फिर जाके उन्हें कोई केस मिलता है। तो हैप्पीली वेलकम करना कितना ज़रूरी है अपने न्यू कमर्स को, ताकि उनका जो मोराल है वो बूस्ट हो। वरना हमारे बिहेवियर ऐसे होते हैं, हमारी शक्लें ऐसी बनती है कि बच्चों का जो मोराल है वो डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। That's very true. ये सबसे बड़ा शौक होता है यंग लोगों को कि एक टीचर है, और ये मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ, जो आपकी हर बात सुनता है या सुनती हैं, खातून अगर हो तो स्टूडेंट्स की बात सुनते हैं टीचर, क्योंकि उनके लिए वो अहम होते हैं। लेकिन मार्केट में जो ही वो जाते हैं, उनको पहला चेहरा जो नजर आता है वो कहते हैं बताओ भाई क्या कर सकते हो, एंड देन दे आर एट लॉस। एक जो मेरा एक ज़हन में मैंने बहुत अरसे से देखा और कई दफ़ा मार्केट से बात भी हुई है कि एक तो हमारी जो बिजनेस मार्केट है ना, वो बड़ी ट्रेडिशनल है। अच्छा। यानी एक बंदा की अगर एक बिजनेस है ना, वो चाहेगा ये सारे को मैं खुद चलाऊं। यानी फर्ज करें आपको अकाउंटिंग के लिए बंदा चाहिए, वो भी अपना ही किसी को बिठा लेते हैं। उससे ये होता है कि आप अगर स्मार्टली अपने बिजनेस में लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, छोटे बिजनेस में, जैसे बहुत जगह पे पब्लिक रिलेशंस के लोग काम कर सकते हैं, आपकी पब्लिक आउटरीच जो है वो खराब हो। जैसे आपने फरमाया ना कि ये जो साहब हैं जिनके पास आप डायरेक्टली जाते हैं, उन्होंने शक्ल बनाई होती है, आई एम सॉरी टू से दैट, तो उससे यही अगर कोई बंदा जो पब्लिक रिलेशंस में स्पेशलाइज करता हो, वो ग्रीट करे तो उसको पता है कि इसको काम दे ना दें, इसको वेलकम जरूर करना है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, जिसमें बहुत से बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे होते हैं, लेकिन वो इसको एक्सपैंड नहीं करते, यानी वो अपने फैमिली में रखते हैं या जान पहचान वाले लोग। वो जैसे वेस्टर्न मार्केट है ना, उसमें अगर आपका बिजनेस है तो रेलेवेंट जो भी पढ़ा होगा किसी ने, वो आएगा, उसको जॉब दे देंगे। वो छोटी सी जॉब होती है, इट्स अ गुड बिगिनिंग फॉर अ यंग पर्सन। ट्रू, बिल्कुल ऐसे उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक कहने के विकअप कॉल देने के लिए कि जनाब आप न्यूली आए हैं इस चीज़ के अंदर और आप हमारा सरमाया है। बिकॉज हम यंगस्टर्स को ये कहते हैं ना कि जनाब ये पाकिस्तान की तरक्की का एक अहम रोल है, अहम जिम्मेदारी है इनके ऊपर कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। तो जब हम उनको हैप्पीली वेलकम ही नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में, तो उनको हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अल्ताफ खान साहब मौजूद थे, एजुकेशनिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरह हमारे तालीमी निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, और मार्केट वैल्यू देखनी चाहिए कि मार्केट में कौन कौन सी डिग्री की डिमांड है, और उस हवाले से थोड़े से इनिशिएटिव लेने चाहिए, बच्चों को गाइड करना चाहिए। इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से कि महंगाई में भी वाज़ेह कमी जो है ना देखी जा रही है। जनाब, मौसम खुशगवार हो रहा है, तो जनाब कह लें कि अब बेहतर होते हुए हालात नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये हालात जो है यूं ही बेहतरी की तरफ ही गामजन रहें। खुशखबरी हमें ये मिली है कि जनाब ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत में एक वाज़ेह कमी और बड़ी कमी सामने आई है। 40 रुपये जो है ना वो कम की गई है कीमत, और अब जो है नई कीमत जो है वो 284 रुपये फ़ी लीटर हमारे सामने आई है, जो उसकी कीमत है पेट्रोल की। और इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं जाहिद आबिद के साथ, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जाहिद साहब, बताइएगा, 40 रुपये कम हुआ है पेट्रोल, मेरे ख्याल से निगरान हुकूमत ज़्यादा बेहतर है कि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी वाक़ई हो रही है, जो हमारा डॉलर रेट है वो भी कम होता जा रहा है, तो निगरान हुकूमत अच्छे इक़दाम उठा रही है।
जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, ताहम इसमें जो हकीकी चीज़ पर ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो भी इसी तरह के नज़र आ रहे हैं कि इसमें ख़ासतौर पर जो दो ख़ास असरात सामने आए हैं जिसकी वजह से ये रिलीफ अवाम को मिल सका है, जिसमें एक तो आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल का जो खाम तेल है उसकी कीमत में कमी देखी गई और इस वक्त तकरीबन 87 से $88 फी बैरल पर तेल बाहर की मार्केट में मौजूद है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो असर सामने नजर आ रहा है वो डॉलर का सस्ता होना है, क्योंकि डॉलर इस वक्त इंतहाई तेजी से नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से अवाम को ये रिलीफ मिल सका है। इस वक्त तकरीबन 270 रुपए तक डॉलर ट्रेड हो रहा है और एक वक्त अगर 307 रुपए पर डॉलर पहुंच चुका था, और आज भी अगर 307 या 310 रुपए पर डॉलर होता तो ये रिलीफ अवाम को नहीं मिल सकता था। तो इस तरह ये दोनों चीजें ऐसी मिली हैं जिसमें आलमी मार्केट में जो रिलीफ मिल रहा है और इसके साथ साथ जो डॉलर की कदर में कमी हो रही है, इसकी वजह से ये रिलीफ अवाम को मिला है। और जैसा कि तवक्को की जा रही है कि डॉलर की कदर में अभी और कमी होना भी इम्कान मौजूद है और आज भी तकरीबन डॉलर 1 रुपया मजीद सस्ता हुआ है। अगर ये डॉलर आइंदा चंद रोज तक मजीद इसी तरह सस्ता होता है और आलमी मार्केट अगर कम ना भी हो और सिर्फ एक जगह पर ठहर जाए तकरीबन $87-88 तक, तो अवाम को मजीद रिलीफ भी मिल सकता है। ताहम अवाम का अभी भी यही कहना है कि इस वक्त जो 283-84 रुपए फी लीटर है उसमें गो के 2 दफ़ा 50 रुपए फी लीटर कमी हो चुकी है गुज़श्ता बारी भी और इस बारी भी, तो मजमूई तौर पे तो 50 रुपए कमी हुई है। लेकिन इस वक्त भी अवाम की जो क़ुव्वत खरीद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि 284 रुपए फी लीटर पर भी अवाम को बहुत आसानी महसूस करें। लेकिन फिर भी जैसा कि कहते हैं कि मौत से ज़हमत कबूल है कि चले कुछ तो उम्मीद बहार का वो हुई है, जिसकी वजह से अवाम थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, मुस्बत नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये तो भी करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई को जवाब बनाकर जो दीगर अशिया महंगी की जाती हैं उनको भी अब इसी तरह सस्ता करवाना चाहिए हुकूमत को। अगर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है तो इसी तरह अवाम के लिए रिलीफ दूसरी अशिया में भी दिलवाना चाहिए और उसके लिए इंतजाम जो है इंतजामिया को बेहतर इकदाम करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है और तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत बड़ा रिलीफ साबित होगा, ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें कम हुई हैं। और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी यही तवक्को की जा रही है, एक्सपेक्टेशंस भी यही हैं कि जिस तरह डॉलर का रेट कम होता जाएगा शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी मज़ीद कम हों। अच्छा, दूसरा जिससे मैं ज़ाहिर सा बात की है कि ख़ासतौर पर इसका जो मैं तो कहूँगी कि सहरा ये जो क्रेडिट है वो निगरां हुकूमत को ही जाता है कि जब वो आई और उन्होंने ये अयादा किया कि हम लोगों ने अब महंगाई कंट्रोल करनी है, इस्तेहकाम आया है कि डॉलर मार्केट में क्रैकडाउन किया गया, डॉलर की कीमतें कम हुई, मुस्तहकम हुई, उसके बाद अब कमी ही होती जा रही है, कमी वाकई होती जा रही है। अब पेट्रोल की कीमत में भी 40 रुपए जो है वो कमी वाकई हुई है। तो आम मार्केट में भी इसके असर आपको नज़र आ रहे हैं, महंगाई कम होती नज़र आ रही है आपको, जो बाकी ज़रूरत की जो अशिया होती हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम जाके जो ख़रीदारी करते हैं उसके ऊपर? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि निगरान हुकूमत के इक़दाम की वजह से एक मुस्बत इशारे इस वक्त मईशत में नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर जैसा कि पहले कहा कि डॉलर की जो कदर कमी हुई है और वो सरीहन वो निगरान हुकूमत के इक़दाम की वजह से हुई है, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग रोकना, डॉलर की गैर जरूरी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी थी उसे उसकी और चिकनी करना, तो ये जो इक़दाम थे इसकी वजह से डॉलर सस्ता हुआ और ऊपर से आलमी मार्केट से भी कुछ रिलीफ मिल गया। तो ये दोनों चीज़ें मिल के अवाम के लिए एक बेहतर चीज़ सामने आ रही है। लेकिन अभी तक मार्केट में इस तरह की हमें वाइब नजर नहीं आ रही जिसमें अवाम को बहुत बड़ा मसला, अगर चीनी की बात कर ली जाए या आटे की बात की जाए या कुकिंग ऑयल या घी जो है इनकी बात की जाए तो उनकी कीमतें ताहाल उसी सतह पे हैं जो कि 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा था जब उस वक्त थी। तो इसलिए अगर दो हफ्ते में 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है तो अवाम ये तवक्को करना बिल्कुल हक बजानब है कि दूसरी अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए, क्योंकि जिस दिन पेट्रोल महंगा, अगर खुदा ना खास्ता आज पेट्रोल 40 रुपए महंगा होता तो इस वक्त तक तकरीबन चंद घंटे के अंदर अंदर तमाम अशिया की कीमतों में इसी तनासब से इजाफा हो जाना था। और जिससे भी बात की जाती उसने यही कहना था जी वो पेट्रोल महंगा हो गया जी हम क्या करें। तो ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसी पिछले चंद बरसों से लोगों में एक बन चुकी है कि वो माशी इशारे एक तरफ छोड़ देते हैं और महंगाई की जो एक लहर आती है उसमें मजीद तेजी लाते हैं, जिसके लिए इंतजामिया को फिर किरदार अदा करना होता है। और इंतजामिया से अब अवाम और हुकूमत यही तवक्को करती है कि उनके लिए ऐसे इक़दाम करे, चेक एंड बैलेंस सिस्टम बेहतर करे, जो
अफ्रीकन है उन्हें टेबल पर लाए और चीज़ों की कीमतों में खातर तक कमी करे, ताकि एक जो बेलगाम महंगाई है उसको किसी हद तक रोका जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। अब इंतज़ामिया को एक और ये किरदार अदा करना पड़ेगा कि चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाना होगा। जो बेलगाम महंगाई की लहर है, जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ख़ासतौर पर जो ज़रूरत की अशियाएँ जो रोज़ाना की बुनियाद पर जाके जिसकी ख़रीदारी होती है, जिसमें सब्ज़ी, फल, बाकी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स आ जाती हैं जो घरों में यूज़ होती हैं, उनकी कीमतों के ऊपर भी लगाम डालना बेहद ज़रूरी है। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, महंगाई के हवाले से और ख़ासतौर पर पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ योगा के हवाले से जो है ना जनाब टिप्स ले लेते हैं। सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की योगा की क्या टिप्स दे रही हैं वो देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जेंटल चेयर योगा। बिकॉज आपने देख तो लिया होगा मैं एक चेयर पर बैठी हूँ और मैट नहीं है मेरे पास। अक्सर लोग मुझे कहते हैं सुलाफे हो और मैट ज़रूर होता है। नहीं, हम चेयर पर भी वर्कआउट करा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम चेयर पर आ जाते हैं। सो ये जेंटल चेयर वर्कआउट होगा आपके लिए। ये योगा की ही एक फॉर्म होगी जो आप बैठ कर सकते हैं, यानी बैठे बैठे अपना वेट रिड्यूस करें। रिलैक्सेशन के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और हैप्पीनेस के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको EFT का एक पॉइंट बताएंगे जो कि होता है आपकी कॉलर बोन की, जो आपकी या तो आप इसको कह सकते हैं एंड होता है, या अगर आपको ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है आपके ब्राउ के बिल्कुल एंड के साथ या शुरू के साथ आप इसको प्रेस करते हैं या टैप करते जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है EFT में होता है, आपको बहुत रिलैक्स कर देगा। अगर आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आपका स्ट्रेस इससे रिलीज़ हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि बैठकर आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने हमेशा जो बताया कि आप बैठे हैं या मैट पर हैं तो आप मार्च कर सकते हैं, यानी कि आप वॉक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से स्ट्रेच किया। अब आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा साइड, अगेन सेंटर, इनहेल एंड एक्सहेल, सेंटर। या आप इस चीज़ को इस तरह से दोहरा सकते हैं। आपने इनहेल किया एंड एक्सहेल, जिस तरह माउंटेन में करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल, इस तरीके से। दूसरा, आप अपनी नेक को रिलैक्स कर सकते हैं। आपने कुछ सेकंड्स इसको यहाँ रखा, 5 सेकंड 6 सेकंड्स के बाद रिलीज, अदर साइड, रिलीज एंड देन आपके शोल्डर श्रग्स जो आपके इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स या बैक एंड फॉरवर्ड, और श्रग्स और सर्कुलर जितनी भी आपकी जो मोशन है वो उस चीज़ को आपने परफॉर्म करने के बाद अपने फ्लैपी आर्म्स हम जिसको कहते हैं वो करना शुरू किया 30 सेकंड तक। ये आपको उस टाइम बहुत इंटेंस लगेगा जब आप इसको 30 सेकंड तक कर रहे होंगे। तो आप 2 से 3 दफ़ा इसको दोहरा सकते हैं, या अगर आप रेपिटेशन पर करना चाहते हैं तो 10 से 12 की रेपिटेशन 2 से 3 दफ़ा। अब चूँकि मैं बात करी थी कि योगा की एक फॉर्म है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने अपना एक हाथ यहाँ रखा और दूसरे हाथ से आप इस तरह स्ट्रेच करते हुए चले गए। इससे आपके जो एब्डोमेन है वो भी टोन होगा, और साथ ही साथ जो लोग ऑब्लिक्स की शिकायत करते हैं कि वहाँ पर फैट है या मफिन टॉप है, तो वो मसला आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसमें आप उतना होल्ड कर सकते हैं जितना आप आसानी से कर सकें, यानी आपने हाथ अपना एक यहाँ रखा और इस तरीके से स्ट्रेच किया खुद को। जैसे ही आपको फील होगा कि स्ट्रेन यहाँ आना शुरू हो गया, कुछ सेकंड्स आप उसमें होल्ड करेंगे, 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड होल्ड के बाद आप नॉर्मल उस दौरान ब्रीथ करेंगे। उसके बाद आप अपनी किसी भी दूसरी एक्सरसाइज पर स्विच कर जाएंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी लेग को रखा, जिस तरह हम योग मुद्रा में लेग्स को फोल्ड करके लेग्स पर अपना जो सर है वो रखते हैं, उसी तरह होगा। अपने हाथ को आपने लॉक किया, इनहेल किया एंड एक्सहेल, इस तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप अपनी लेग को यहाँ पर भी रख सकते हैं कि आसानी से आप अपना फोरहेड यहाँ रखेंगे एक्सेल करते हुए उसके बाद आप रिलैक्स कर लें। अब आपको एक पता होगा ईगल पोज, यानी इस तरीके से आप ट्विस्ट करते हैं अपने पाँव को और साथ ही आप यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। ये चीज़ आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग भी लेकर आएगी, बैलेंस भी लेकर आएगी, और अगर किसी को प्रॉब्लम है स्ट्रेस का वो भी ठीक होगा, और अगर कोई हेल्थ कंडीशन है तो वो भी उससे सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी लेग्स में टोनिंग का, उनको लगता है कि उनको टोनिंग चाहिए, तो वो भी इससे आ सकती है।
साथ ही साथ आपके बैक का जो फैट है वो भी टारगेट हो जाता है। और अगर आर्म्स की बात है तो तब भी आप स्विच कर सकते हैं दूसरी साइड पर, चाहे तो आप अपनी लेग्स को भी उसी तरह कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपने हाथों को इस तरह लॉक करना है यहाँ पर, और नेक को और अपनी बैक को आर्च में यहाँ, और आप आगे भी जा सकते हैं इस तरीके से जितना आपसे आसानी से हो सके। एंड रिलैक्स, इस तरीके से आपने खुद को रिलैक्स किया। और उसके बाद अगर आप कोई भी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और इनहेल एंड ट्विस्ट, चेयर है तो आपके लिए ट्विस्ट करना आसान हो जाएगा, जितना भी आप आराम से जा सकते हैं। जो पीछे आपका फ़ोन या कोई भी चीज़ हो आप उसको देख सकते हैं। एंड इनहेल, मैं बहुत जल्दी वापस आई हूँ, इनहेल एंड आराम से आप गए, और एक्सेल करते हुए आराम से वापस आएंगे। जेंटल चेयर योगा हो या कुछ भी हो, मेडिटेशन आपको हमेशा करनी चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या होगा, आपने यहाँ पर अपनी बैक को स्ट्रेट रखा, बैक आपकी स्ट्रेट रही इसीलिए आप चेयर के एज पर आएंगे। आपने इनहेल किया, एक्सेल किया। आपने नोटिस किया होगा जब मैंने एक्सेल किया है तो इनको पर्स्ड लिप्स जिसको बोलते हैं, मैंने उस तरह एक्सेल किया है। इस तरीके से आपका स्ट्रेस भी रिलीज होता है। और आप हैरान हो गए जान के कि इस एक्सरसाइज से आपका जो एब्डोमेन रीजन है वो भी टोन होता है, क्योंकि आप जैसे ही एक्सेल करते हैं इसको स्क्वीज करते हैं। इनहेल एंड एक्सेल, और इससे आपकी क्रेविंग्स भी जो है वो कम हो जाती हैं। आपकी भूख जो है वो, जो आपको कई दफ़ा लगता है बहुत ज़्यादा लग रही है, कम होगी। मेटाबॉलिक रेट है वो भी आपका हाई हो जाएगा। आप चाहेंगे तो आप जल्दी से अपनी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न कर सकते हैं। आप में एनर्जी फिर भी रहेगी, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका एब्डोमेन रीजन टोन हो जाएगा, वेट भी रिड्यूस कर सकते हो। तो तमाम एक्सरसाइज। और सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी। आज उन्होंने हमें योगा मैट पे नहीं बल्कि चेयर पर बैठ के किस तरह आप योगा कर सकते हैं वो उन्होंने हमें आज सिखाया है। सुलाफे, आज के लिए बेहद शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं, किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं सेगमेंट में, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइए। माना वो किसी घर का घराने का नहीं है, फिर भी तेरे दरबार में आने का नहीं है। चलता है कलम थाम के सतरों की डगर पर, किरदार मगर मेरे फसाने का नहीं है। अब हीले बहाने से नहीं काम चलेगा, अब वक्त किसी हीले बहाने का नहीं है। जाते हुए लोगों को फ़कत देखते रहना, या हौसला ही मुझ में बुलाने का नहीं है इश्क में भी ज़िंदगी करने का सलीक़ा, ये काम कोई मर के दिखाने का नहीं है। इस बार लगी आग तो जल जाएगा सब कुछ, इस बार कोई आग बुझाने का नहीं है। ये खूबसूरत गज़ल जिसमें से चंद अशार मैंने आपको सुनाए, ये किताब है बसात, शेरी मजमुआ है, अशरफ जावेद साहब का, सीनियर शायर हैं, और इस मजमूए को शाया किया है रंगे अदब पब्लिकेशंस कराची ने। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि अशरफ जावेद साहब सीनियर शायर हैं, 40 साल से ये मशक़ सुखन फरमा रहे हैं, और सिर्फ शेर ही नहीं कहते बल्कि जो दीगर असनाफ़ हैं नसर की, उस पर भी तबाह आजमाई करते हैं और बड़े कोहना मशक़ लिखारी हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख़ इनकी एक नई किताब है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सियासत हो, अदालत हो और सहाफ़त हो या अदब हो, आर्ट, फ़न, लिटरेचर, इनमें इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। ये जो अपना शायरी का खाम मवाद है वो भी इन्हीं मौज़ूआत से उठाते हैं और उनको शेर बनाते हैं। हमने देखा कि इनके बारे में जो सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये पक्के उस्ताद फ़नकार हैं, इनका जो क्राफ्ट है वो बड़ा शानदार है। मैंने बड़े ज़ौक़ से पढ़ा इनको, तो 3-4 बातें मैंने भी आइडेंटिफाई की। जो क्राफ्ट के आदमी हैं वो बाज़-औक़ात क्राफ्ट में इतने खुब जाते हैं कि जो फितरी रस होता है, जो क्रिएटिव पल्प या पोइटिक पल्प होता है, वो कहीं ख़राब होने लगता है। लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कि पाँव जो लफ्ज़ है उसको पाँवों के बजाय पाँव बांधना चाहिए, लेकिन उन्होंने पाँवों बांधा हुआ है, यही चलन था, कोई बात नहीं।
और इसी तरह अलिफ बाज़ोकात गिर जाता है। और आप जानते हैं कि जितने भी सीनियर और हसास शुआराए कराम हैं वो कहते हैं कि अलिफ नहीं गिरना चाहिए, तो इनके यहाँ ये अगर आ जाता है तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। हर सच्चे फ़नकार के साथ ये मसला होता है, वो अपनी जो लहर में लिखता चला जाता है और ये मसाइल बाज़-औक़ात रह जाते हैं। लेकिन चूँकि ये सीनियर शायर हैं, उस्ताद शायर हैं, तो इनके पास ज़ाहिर है ये काम है, इसकी कोई ना कोई दलील होगी। बहरहाल मैंने ये देखा कि इनकी शायरी में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे अशार हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि मैं हमेशा ये देखता हूँ कि पिछले 40 साल से जो शख्स भी लिख रहा है या पिछले 30 साल से, क्या उसने ज़फ़र इकबाल साहब का या लिसानी तश्कीलात का या जदीद गज़ल जिस रंग में लिखी गई है, जैसे कि पाबंदियों से आज़ाद हुई नज़्म भी, गज़ल ने भी आज़ाद होने की कोशिश की, क्या उसके असरात उन साहिब पे हुए जो 3 या 4 दहाइयों से मशक़ सुख़न फरमा रहे हैं? तो इसी आईने में या इसी रोशनी में मैंने अशरफ जावेद साहब को भी समझने की कोशिश की। तो इनके यहाँ मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ लगी, वो ये है कि ये रिवायत के साथ जुड़े हुए हैं। इनके यहाँ आपको गालिब भी मिलेंगे और पूरी गज़ल नज़र गालिब है, फिर मीर भी मिलेंगे जिनकी तर्ज़ पर ये अपनी हयात गुजारना चाहते हैं, फिर फैज़ भी मिलेंगे, फ़राज़ भी मिलेंगे और उनकी ज़मीनों में अशार भी मिलेंगे। ये किताब जो है इसका इंतसाब भी फैज़ और फ़राज़ के लिए किया गया है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मैं आपको शेर सुनाता हूँ। इससे पहले कोई तलवार उठा ली जाए, जो भी रंजिश है कबीलों में मिटा ली जाए। ये इनका शेर अशरफ जावेद साहब का। और रफ्ता रफ्ता यही ज़िंदा में बदल जाते हैं, अब किसी शहर की बुनियाद ना डाली जाए। ये फ़राज़ का शेर है। तो आप देखेंगे कि इनकी जुर्रत है वो बहुत ज़्यादा है। फ़राज़, फैज़, गालिब ये मुफर्रस शुअराए कराम है, फ़ारसी आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले। इसी तरह एक नातिया है बड़ा खूबसूरत, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। हम उस लम्हे से हैं जब ज़िंदगी होती नहीं थी, हवा और आग, मिट्टी और नमी होती नहीं थी। ये आपको ज़मीन सुनी सुनी लगेगी। शाहीन अब्बास का एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। अचानक मिसराए जान से बरामद होने वाले, कहाँ होता था तू जब शायरी होती नहीं थी। तो गोया ये आसपास के असरात कबूल करते हैं लेकिन अपने नए मज़ामीन में उनको कंज्यूम करते हैं। ये प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आज की किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ कराया है। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।